नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे ठेले पर हिमालय नामक पाठ के सारांश के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है, ठेले पर हिमालय पाठ का सारांश विस्तार पूर्वक लिखिए या ठेले पर हिमालय पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इन दो तरहों से आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो ठेले पर हिमालय नामक पाठ का सारांश है, ये सारांश आपको 9th क्लास में हर बार सालाना परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, जो सारांश होता है उसमें लिखा क्या है, किस तरह से लिखा, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको आपको एक कहानी के मॉडल से लिखना होता है। लेकिन इस सारांश में आपको हेडिंग्स बहुत अच्छे से डालना होता है, क्योंकि वहाँ पर हेडिंग्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कॉपी चेक करने के समय। इसलिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालना है कुछ इस तरह से, और इसके बाद आपको नीचे हेडिंग डालना है परिचय। परिचय हेडिंग में यहाँ पर आपको कुछ लाइनें लिखनी है और इसके बाद बारी बारी से अगली हेडिंग्स डालते जाना है और सारांश पूरा लिखते जाना है। सारांश लिखते समय एक बात आपको हमेशा ध्यान देनी है, सारांश आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइनों में लिखना होता है, बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में, क्योंकि सारांश में 4 या 6 नंबर दिए जाते हैं। इसलिए आपको सारांश बहुत अच्छे से लिखना है और कम से कम 6 हेडिंग्स सारांश में आपको ज़रूर डालना है। यहाँ पर हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिचय। याद रहे, उत्तर नीले पेन से डालना है और इसके बाद परिचय हेडिंग ब्लैक पेन से डालना है। इसके बाद पीछे लिखेंगे, ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती के इसी शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें कौसानी की यात्रा तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है। यहाँ पर परिचय में इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी दिलचस्प शीर्षक। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रहे कि ये सारांश लिखने के लिए पूछ रहा है, वो भी विस्तार पूर्वक। इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग्स को अपनी तरफ से बना के डाल सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स लिखते समय ये ध्यान रहे कि हम हेडिंग्स जो डाल रहे हैं वो हेडिंग्स इस घटना पर मैच करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी तरफ से हेडिंग डाला दिलचस्प शीर्षक। दिलचस्प शीर्षक हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे, ठेले पर हिमालय एक दिलचस्प शीर्षक है। लेखक अपने एक उपन्यासकार मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़ा था। वहाँ एक बर्फ वाला बर्फ की सिल्लियाँ ठेले पर लाद कर लाया। उन्हें देखकर उसके अल्मोड़ा निवासी मित्र ने कहा, बर्फ तो हिमालय की शोभा है। तभी अनायास लेखक को यह शीर्षक प्राप्त हो गया। बर्फ को देखकर लेखक के मन में अनेक विचार आए। उनके बारे में उसने अपने मित्र को भी बताया। यह सत्य है कि हिमाच्छादित हिमालय की शोभा अनुपम है तथा दूर से ही मनोहर लगती है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे कौसानी की माया। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, कौसानी की माया, और इसके बाद लिखेंगे, बर्फ को निकट से देखने के लिए लेखक कौसानी गया था। वह नैनीताल, रानीखेत, मझकौली होते हुए बस से कोसी पहुंचा। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा तथा दूसरी कौसानी जाती है। रास्ता सूखा, कुरूप और उबड़ खाबड़ था। बस का ड्राइवर नौसखिया और लापरवाह था। उसके कारण यात्रियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। बस अल्मोड़ा चली गई। लेखक अपने साथियों सहित कोसी उतर गया। वहाँ शुक्ल जी भी पहुँचे। वह एक उत्साही साथी थे। कौसानी जाने के लिए उन्होंने ही लेखक को उत्साहित किया था। उनके साथ एक दुबला पतला व्यक्ति भी था। उसका नाम सेन था। वह चित्रकार था। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी कोसी से कौसानी। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, कोसी से कौसानी, और फिर इसके आगे लिखेंगे, बस कौसानी के लिए चल दी। कलकल करती कोसी तट पर के छोटे छोटे गांव, मखमली खेत तथा सुंदर सोमेश्वर घाटी थी। मार्ग सुंदर और हरा भरा था, परंतु लेखक का मन निराश हो रहा था। वह लोग 18 मील चलकर कौसानी के पास पहुंच चुके थे। अभी भी कौसानी 6 मील दूर था। कौसानी की सुंदरता के बारे में जैसा बताया गया था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, या वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। उसको कश्मीर से भी अधिक सुंदर बताया गया था। लेखक ने अपने संशय के बारे में शुक्ल जी को बताया, पर वह चुप थे। बस कौसानी के अड्डे पर रुकी। सोमेश्वर घाटी के उत्तर में पर्वत के शिखर पर
छोटा सा गांव कौसानी बसा था। उसको देखकर लेखक को लगा कि उसको ठगा गया है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी घाटी का सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, घाटी का सौंदर्य, और इसके बाद नीचे लिखेंगे लेखक अनमना सा बस से उतरा, किंतु घाटी के सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह गया। पर्वतीय अंचल में 50 मील चौड़ी कल्यूर की सुंदर घाटी फैली थी। उसके मखमली खेत शिलाओं को काटकर बनाए गए। लाल लाल रास्ते, उनके सफ़ेद किनारे, उलझी हुई बेलों जैसी नदियां आकर्षक थीं। लेखक ने सोचा यक्ष और किन्नर यहीं रहते होंगे। वह सौंदर्य इतना निष्कलंक था कि लेखक ने सोचा कि जूते उतारकर पांव पोंछकर ही धरती पर रखने चाहिए। दूर क्षितिज तक फैले खेत, वन, नदियों के बाद धुंधले नीले कोहरे में छोटे छोटे पर्वत थे। उसके बाद बादल थे। धीरे धीरे बादलों के हटने पर लेखक ने बर्फ को देखा। बादलों से एक छोटा सा बर्फ से ढका शिखर दिखाई दे रहा था। उसने प्रसन्नता के साथ चिल्लाकर कहा, बर्फ, वह देखो शुक्ल जी। सेन सभी ने देखा, फिर वह लुप्त हो गया। यहाँ पर इतना लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे हिम दर्शन। हिम दर्शन हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हिम दर्शन से एक क्षण में लेखक की खिन्नता और थकावट दूर हो गई। वह सब व्याकुल हो उठे। वह सोच रहे थे कि बादलों के छटने पर हिमालय का अनावृत सौंदर्य उनके सामने होगा। शुक्ल जी शांत थे, जैसे वह मुस्कुराकर कह रहे हों। बड़े अधीर हो रहे थे। देखा यहाँ का जादू। सामान डाक बंगले में रखकर बिना चाय पिए ही सब बरामदे में बैठे रहे। धीरे धीरे बादल छटने लगे। एक एक करके नए बर्फ से ढके पर्वत शिखर दिखाई देने लगे। फिर सब कुछ खुल गया। बाईं ओर से दाईं ओर जाती हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। साथ सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप नष्ट हो रहे थे। तब समझ आया कि पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का ताप क्यों कहा था, तथा उनसे मुक्त होने वे हिमालय पर क्यों जाते थे। यह बर्फ अत्यंत पुरानी है। विदेशियों ने इसको चिरंतर हिम अर्थात एटर्नल स्नो कहा है। सूरज ढलने लगा था। उसके प्रकाश में सुदूर शिखरों के दर्रे, ग्लेशियर, जल घाटियाँ आदि दिखाई दे रही थी। लेखक सोच रहा था कि वह सदैव बर्फ से ढके रहे हैं या कभी मनुष्य के पैर भी वहाँ पड़े हैं। डूबते सूर्य के प्रकाश में ग्लेशियर और घाटियाँ पीली हो गई थीं। लेखक और उसके साथी उठे और हाथ मुंह धोकर चाय पीने लगे। कुछ समय बाद चांद निकला। चारों तरफ शांति थी। लेखक आराम कुर्सी पर बैठा था। वह सोच रहा था कि उसका मन कल्पनाहीन क्यों हो गया है। हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़कर उसे उत्साहित कर रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। तभी सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा। वह बहुत प्रसन्न था। वह शीर्षासन कर रहा था। कह रहा था, हम सिर के बल खड़े होकर हिमालय देखेंगे। अगले दिन हम 12 मील चलकर बैजनाथ पहुँचे। यहाँ गोमती नदी बहती है। उसके जल में हिमालय की छाया तैर रही थी। ठेले पर बर्फ देखकर लेखक के मित्र हिमालय की स्मृतियों में डूब गए थे। लेखक उनके मन के दर्द को समझता है। हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ बार बार बुलाती है। लेखक उनको लौटकर आने का वचन देता है। उन्हीं ऊंचाइयों पर उसका आवास है। उसका मन वहीं रमता है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ इस सारांश का समापन होता है। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसको लिखना नहीं है। आपको 2 से 3 बार 4 बार सुनना है पूरे वीडियो को, ताकि ये कहानी की तरह आपको याद हो जाए। हाँ, इसकी जो हेडिंग्स हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ताकि आप भूलें ना। बस उम्मीद करता हूँ आपको सारांश समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।